Hello everyone, this is Ayushi and I am back with Psychology Lecture Series for Class 12. हम चैप्टर 9 डेवलपिंग साइकोलॉजिकल स्किल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके पार्ट 1 और 2 में हमने ये जाना था कि हम साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए क्या-क्या स्किल्स जरूरी होती हैं और हमने जनरल स्किल्स के बारे में पढ़ा था। इस पार्ट में हम स्पेसिफिक स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे जो हर साइकोलॉजिस्ट में उनके प्रोफेशन के मुताबिक होनी चाहिए, जिसमें से फर्स्ट स्किल होती है कम्युनिकेशन यानी बातचीत करने की स्किल। इसको हम डिटेल में इस पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि स्पेसिफिक स्किल्स होती क्या है। Specific skills and competencies are required for very specialized professional functioning. यानी कि जब आप साइकोलॉजी के प्रोफेशन में आते हो तो किसी स्पेसिफिक जगह पे जब आप स्पेशलाइज करते हो तो वहां पे स्पेसिफिक स्किल्स का काम आता है। कुछ स्पेसिफिक स्किल्स यहाँ पे दी हुई हैं, जिसमें से फर्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स यानी अच्छे से बातचीत करना, जिसके अंदर आता है स्पीकिंग यानी बोलना, एक्टिव लिसनिंग यानी अच्छे से सुनना, और बॉडी लैंग्वेज यानी कि आप शरीर से के हिसाब से या शरीर के द्वारा क्या क्या चीजें इंटरप्रेट कर पाते हो। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग स्किल यानी कि साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं उनसे रिलेटेड आपको कौन सी स्किल्स आनी चाहिए। थर्ड है इंटरव्यूइंग स्किल्स यानी कि जब आप किसी साइकोलॉजी का इंटरव्यू कर रहे होते हो तो वो कैसा होना चाहिए, आपको क्या फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए, वो सब स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। और लास्ट है काउंसलिंग स्किल्स यानी आप कितने हद तक किसी इंसान को काउंसिल करके उसको ट्रेन करके उसको अच्छा फील करा सकते हो। काउंसलिंग में तीन इंपॉर्टेंट स्किल्स महत्वपूर्ण होती हैं। पहला होता है एम्पैथी यानी दूसरों के नजरिए से सोचना, पॉजिटिव रिगार्ड यानी दूसरों के प्रति पॉजिटिव भावना रखना, और ऑथेंटिसिटी यानी कि आप दूसरों के साथ ऑथेंटिक रहना। इस पार्ट में हम कम्युनिकेशन स्किल्स को डिटेल में पढ़ेंगे और बाकी की तीन स्किल्स को हम आने वाले पार्ट्स में कवर करेंगे। सो कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि ये एक कॉन्शियस यानी कि हम जानते हुए, अनकॉन्शियस यानी नहीं जानते हुए, इंटेंशनल यानी हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, और अनइंटेंशनल यानी हम ना चाहते हुए कोई चीज कर रहे होते हैं। ये चारों प्रोसेस होते हैं इसमें, जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, या तो वर्बली यानी बोलकर या लिखकर, या नॉन वर्बल यानी कि अपनी बॉडी के द्वारा। कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो एक्सीडेंटल हो सकता है यानी बिना किसी मकसद के, एक्सप्रेसिव हो सकता है यानी कि जब कोई अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है, या फिर रिटोरिकल हो सकता है जब कम्युनिकेशन किसी मकसद या गोल के लिए किया गया हो। ह्यूमन कम्युनिकेशन के तीन लेवल्स यानी स्तर होते हैं, जिसमें पहला होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जिसमें हम खुद से बात करते हैं। इसमें वो सारी चीजें आती हैं जिसमें हम खुद पे फोकस करते हैं और खुद से बात करने के तरीकों को अपनाते हैं। इसके बाद आता है पर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि ये दो लोगों के बीच में होता है। वो लोग जब बात करते हैं, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसको हम कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसमें जो होता है फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है यानी लोग आमने सामने बात कर रहे होते हैं। लास्ट होता है पब्लिक कम्युनिकेशन, यानी कि जब कोई स्पीकर मैसेज भेजता है किसी ऑडियंस को, या बड़ी ऑडियंस होती है और कोई स्पीकर बात कर रहा होता है एक जनता से, तो उसे हम कहते हैं पब्लिक कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन के क्या क्या फीचर्स होते हैं, यानी किन चीजों को हम कम्युनिकेशन में ले सकते हैं। कम्युनिकेशन जो होता है वो डायनेमिक होता है। हम कम्युनिकेशन को डायनेमिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अक्सर बदलता रहता है, यानी कि जिस प्रकार के कम्युनिकेटर्स होंगे, जिस प्रकार का मैसेज होगा, जिस प्रकार की भावनाएं व्यक्त करनी है, उसके हिसाब से कम्युनिकेशन बदलता रहता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन कॉन्टिन्यूअस होता है, यानी कि ये कभी रुकता नहीं है। हम सोने के दौरान भी कम्युनिकेट करते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में विचार और भावनाएं आती रहती है। कम्युनिकेशन जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है, यानी जब आप एक मैसेज किसी को भेज देते हो बोल कर, लिख कर या नॉन वर्बल फॉर्म्स में,
तो आप उसको कभी वापस नहीं ले सकते हो, यानी कि बोली हुई बात को आप कभी वापस नहीं ले सकते हो। इसीलिए बोला जाता है कि जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, चाहे फॉर्मली या इनफॉर्मली, तो सोच समझ कर ही बोलना चाहिए क्योंकि वो इरिवर्सिबल होता है। लास्ट है कम्युनिकेशन इंटरैक्टिव होता है, यानी कि हम एक दूसरे के साथ लगातार कांटेक्ट में हैं और एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं इंटरैक्टिव। नेक्स्ट है ह्यूमन कम्युनिकेशन के क्या कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं या कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो हम कुछ वर्ड्स को या कुछ शब्दों को चुनते हैं जिनके द्वारा हम बात करते हैं, यानी कि वी सेलेक्ट वर्ड्स टू कम्युनिकेट। नेक्स्ट है एनकोडिंग, यानी कि हम अपने मैसेज को एनकोड करते हैं, उसको कोड फॉर्म में रखते हैं और उसको एक चैनल के माध्यम से दूसरे तक पहुंचाते हैं। ये चैनल हो सकता है आपकी बोली, आपका आपका लेखन या आपका शरीर। इसके ये होते हैं चैनल्स जिसके द्वारा हम दूसरों तक बातों को पहुंचाते हैं। जब हम किसी को बात पहुंचाते हैं तो वो अपने सेंसेस या इंद्रियों के द्वारा उन मैसेजेस को अपने अंदर लेता है या उन्हें समझता है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया है कि जब हम किसी को मैसेज भेजते हैं तो वो अपने प्राइमरी सिग्नल सिस्टम यानी कि अपने सेंसेस के द्वारा मैसेजेस को लेता है, उसको डिकोड करता है और उसको समझता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई आयरन ऑब्जेक्ट जो बहुत गर्म है उसको टच कर लिया है, तो वो मैसेज आपके शरीर में जाएगा सेंसेस के द्वारा आपके दिमाग तक जाएगा और फिर आपको वो मैसेज डिकोड करना पड़ेगा। डिकोड करके आपको लगेगा कि आपको वहां से हाथ हटाना चाहिए। कम्युनिकेशन तभी इफेक्टिव हो सकता है जब एक कम्युनिकेटर जो होता है यानी जो बात करता है वो समझदार होना चाहिए, उसको सिग्नल्स और कोड्स समझ में आने चाहिए। लास्ट में कम्युनिकेशन केवल एक स्पीच नहीं होती है, यानी केवल ये बोलना नहीं होता है। कम्युनिकेशन जो होता है वो इससे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें दो लोगों के बीच में रिश्ता होता है, जिसमें वो दोनों एक दूसरे से बातचीत के द्वारा कुछ चीजें शेयर करते हैं और जो मैसेज भेजा गया है और जो मैसेज पाया गया है ये जरूरी है कि उन दोनों का मतलब सेम ही समझा जाए, यानी कि भेजने वाले के द्वारा जिस मतलब से मैसेज भेजा गया है, पाने वाले के द्वारा उसी मतलब को समझना जरूरी होता है। नेक्स्ट होता है स्पीकिंग एंड लिसनिंग, यानी बोलना और सुनना। कम्युनिकेशन के सबसे दो इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट्स होते हैं, लिसनिंग और स्पीकिंग। कम्युनिकेटर जो होता है यानी जो बात करता है उसको भाषा का ज्ञान होना चाहिए, भाषा को किस तरह से इस्तेमाल करना होता है उसको पता होना चाहिए ताकि उसकी जो भाषा है या उसकी बोली है वो क्लियर हो और दूसरा समझ सके। कम्युनिकेशन जो होता है वो किसी कॉन्टेक्स्ट में या किसी परिस्थिति के हिसाब से होता है, इसीलिए कम्युनिकेटर को और जिसको मैसेज भेजा गया है उन दोनों को कॉन्टेक्स्ट या परिस्थिति को लेकर मैसेज को समझना चाहिए। अपनी वोकैब्युलरी लेवल यानी आप जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे होते हो उनको आपको इस तरह से चूज करना है कि जो सुनने वाला है उसको वो शब्द समझ में आ सके। कभी-कभी कुछ नए शब्द इस्तेमाल करने की वजह से कम्युनिकेशन में बाधा आ सकती है। ये होता है स्पीकिंग। नेक्स्ट है लिसनिंग। हमारा जो एकेडमिक सक्सेस है यानी स्कोर्स, हमारी जॉब है और किसी भी चीज में हमारी खुशी या अचीवमेंट है, वो हमारी सुनने की क्षमता पर डिपेंड करती है। एक इंसान को अच्छा लिसनर होना बहुत जरूरी है ताकि वो चीजों को समझ सके। लिसनिंग जो होती है वो लोगों को अटेंटिव बनाती है, यानी कि लोगों को ध्यान से चीजों पर फोकस होके उनको सुनना चाहिए और शांति से उन पर विचार करना चाहिए। लोगों को जब भी वो चीजें सुन रहे होते हैं तो उनको जज नहीं करना चाहिए, सुनना चाहिए पहले ध्यान से। हियरिंग और लिसनिंग दो अलग-अलग चीजें होती हैं। हियरिंग मतलब होता है केवल सुनना और लिसनिंग मतलब होता है कि किसी चीज को ध्यान से सुनना, उस पर अटेंशन देना, उसको मतलब देना और उस पे रिस्पॉन्ड करना। नेक्स्ट है रिसेप्शन एंड अटेंशन। रिसेप्शन जो होता है ये कम्युनिकेशन का पहला स्टेप होता है जिसमें हमको मैसेज मिलता है।
जो भी मैसेज होता है वो या तो ऑडिटरी हो सकता है यानी हम कानों के द्वारा सुन सकते हैं, या विजुअल हो सकता है यानी हमें आंखों के द्वारा देखने को मिल सकता है। हियरिंग जो चीजें हम सुनते हैं उनमें हमारा दिमाग और हमारा ब्रेन इस्तेमाल होता है, और जब हम दूसरों के एक्सप्रेशंस को, उनकी शक्ल को, उनके चलने के तरीके को, उनके पोस्चर को नोटिस करते हैं, तो उसमें हम विजुअल सिस्टम से मैसेज को लेते हैं। हम कुछ स्पेसिफिक चीजों पर कंसंट्रेट करते हैं और कुछ चीजों पर नहीं करते हैं। इसीलिए हम जिन चीजों को सेलेक्ट करते हैं समझने के लिए, वो हमारी अटेंशन में आती है और बाकी चीजें नहीं आती हैं। अटेंशन जो होता है वो कई जगह पे बांटा गया है। पहला होता है हम क्या चीज सुनना चाह रहे हैं, हमारे अगल बगल क्या हो रहा है और हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, इन सब चीजों पर हम अटेंशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई मूवी देखने गए हो तो आप उस मूवी को देखने की कोशिश कर रहे होते हो, उस पर अटेंशन देते हो। आपके बगल में कोई बच्चा रो रहा होता है तो वो आपके वातावरण की चीजें होती हैं जिस पे आपका अटेंशन जाता है। और फॉर एग्जाम्पल, आपका कल एग्जामिनेशन है तो आपके दिमाग में एग्जाम की चीजें चल रही हैं तो वो भी आप अटेंड कर रहे होते हो। नेक्स्ट है पैराफ्रेजिंग, असाइनिंग मीनिंग एंड रोल ऑफ कल्चर। यानी कि पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है जब हम किसी सुने हुए वाक्यों को या शब्दों को अपने से समझते हैं और उनको समराइज करते हैं अपने नजरिए से। पैराफ्रेजिंग में हमें ये समझना जरूरी है कि जो भी हमसे बोले गए चीजें हैं वो हमें मतलब वही रखना है, भले ही शब्द बदल जाए। ये हमें दूसरों के दिए हुए मैसेजेस को समझने में मदद करता है, और कभी-कभी गलत पैराफ्रेज करने की वजह से मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। इसीलिए जब भी आप कोई चीज़ सुन रहे होते हो तो उसको पैराफ्रेज करने की कोशिश करिए, और पैराफ्रेज आप नहीं कर पा रहे हो सही से, तो आप उसको दोबारा से रिपीट करने को बोलिए। The process of putting the stimulus we have received into some predetermined category develops as we acquire language. यानी कि जब हम किसी चीज को सुनते हैं उसको हम कैटेगराइज करते हैं। ये चीज हम धीरे धीरे सीखते हैं जैसे जैसे हमको भाषा का ज्ञान होता है। हमारे दिमाग में कुछ मेंटल कैटेगरीज होती हैं जिसके द्वारा हम मैसेजेस को इंटरप्रेट करते हैं यानी समझते हैं। कल्चर यानी जिस वातावरण में, जिस माहौल में हम पले बड़े होते हैं, वो हमारे सुनने की और सीखने की शक्तियों को प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल, एशियन कल्चर्स जो होते हैं जैसे कि इंडिया, वहाँ पर हमको साइलेंट लिसनर के ऊपर फोकस किया जाता है, यानी कि जब कोई बड़ा या एल्डर कोई बात कर रहा होता है तो हमें शांति से सुनना चाहिए। कुछ दूसरे कल्चर होते हैं जो अटेंशन पे ज्यादा फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बुद्धिज्म जो होता है उसमें माइंडफुलनेस की बात की गई है, जिसमें हम अपना पूरा अटेंशन उस पर देते हैं जिस चीज को हम कर रहे होते हैं। इसीलिए कल्चर जो होता है वो हमारी सुनने की और समझने की शक्तियों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज, यानी हम अपने शरीर के द्वारा क्या चीज दर्शाना चाहते हैं। बॉडी लैंग्वेज होता है नॉन वर्बल एक्ट, जिसमें हम अपने शरीर के द्वारा किसी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। फैक्टर्स जैसे जेस्चर्स, यानी हम अपने शरीर से, हाथ से जो भी चीजें कर रहे होते हैं वो जेस्चर होते हैं। हमारे शरीर का जो स्ट्रक्चर होता है वो पोस्चर होता है। हम अपने आंखों के द्वारा, अपने कपड़े पहनने के तरीके से, अपने शरीर के मूवमेंट से जो भी चीजें समझाते हैं उसको हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन में जो होता है उसमें जो नॉन वर्बल साइंस होते हैं उसमें कभी-कभी अलग-अलग मतलब भी निकाले जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऐसे हाथ मोड़ कर बैठे हैं, तो इसके कई अलग मतलब हो सकते हैं। पहला मतलब ये हो सकता है कि जो इंसान हाथ मोड़कर बैठा है उसे अकेले रहना पसंद हो। दूसरा, अगर हाथ मोड़कर बैठा है और सीधे बैठा है, गुस्से से देख रहा है, तो उसका हाथ मोड़ने का मतलब हो सकता है कि वो गुस्सा है। इंसान का जो पहला पास्ट बैकग्राउंड है वो भी कभी-कभी दर्शाता है कि उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पास्ट में इंसान बहुत खुश रहने वाला है, उसका बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव है, और अभी प्रेजेंट में वो बहुत गुस्से का बॉडी लैंग्वेज शो कर रहा है, तो उसमें अंतर दिखेगा और लोगों को वो अंतर देखने को मिलेगा। जब हमारे अभी के व्यवहारों में और पहले के व्यवहारों में सामंजस्य होता है यानी कंसिस्टेंसी होती है, तो उसको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी।
नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हम अपने सुनने की शक्तियों को कैसे बढ़ा सकते हैं। पहला है कि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो सेंडर है यानी बोलने वाला है और जो रिसीवर है यानी सुनने वाला है, उन दोनों की इक्वल ज़िम्मेदारी होती है किसी भी कम्युनिकेशन को अच्छा बनाने की। दूसरा है हमें किसी भी बात का या किसी भी मैसेज का पहले ही जजमेंट करना नहीं चाहिए, हमें पहले उसे समझना चाहिए और हर स्तर से देखना चाहिए। हमें शांति से सुनना चाहिए और जल्दी नहीं किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। हमें ईगो स्पीक नहीं करना चाहिए यानी कि हमें किसी के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए कि केवल जो हम बोल रहे हैं वही हम बोलें, हमें दूसरों की बातों को भी सुनना चाहिए। हमें दूसरों की भावनाओं को देखना चाहिए और समझना चाहिए। अ, हमें दूसरों के पोस्चर को समझना चाहिए और हमें ये भी समझना चाहिए कि हमारा जो शरीर का पोस्चर है, वो हमारे सुनने की शक्ति को प्रभावित करता है। हमें डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना चाहिए जिसकी वजह से हम चीज़ों को अच्छे से सुन सकें और अगर हमें किसी भी चीज़ का डाउट है तो हमें उसको पैराफ्रेज़ करना चाहिए यानी कि उसको रीफ्रेम करके समझना चाहिए और अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको क्लियर करना चाहिए। और हमें ये भी चेक करना चाहिए कि जो सेंडर ने बोला है हमने उसको उसी के तरीके से समझा है। लास्ट है हमें जो भी चीज़ें बताई जाती हैं हमें उसे विजुअलाइज़ करना चाहिए या अपने दिमाग में इमेजेस के फॉर्म में समझना चाहिए जिसके द्वारा हम मैसेज को अच्छे से समझ पाएँगे। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। साइकोलॉजी से रिलेटेड ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।